Today we are going to discuss chapter number 20 Nuclear Physics Conceptual Questions. Question number 1. Why does the alpha particle is not make physical contact with nucleus when an alpha particle is headed directly toward the nucleus of atom? जब आपके पास एक अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ जा रहा होता है तो वो न्यूक्लियस के साथ कॉन्टैक्ट यानी फिजिकल कॉन्टैक्ट का मतलब है उसके साथ जाकर टच नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अल्फा पार्टिकल आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो भी पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो एक खास टाइम तक वो एक दूसरे को क्या करेंगे? वो उसकी तरफ बढ़ता चला जाएगा, उसकी रिपल्सिव फोर्स आपके पास इंक्रीज होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि रिपल्सिव फोर्स उसके वेलोसिटी को रोक देगी, यानी वो आपके पास क्या हो जाएगा? रुक जाएगा और वापस मूव करने लग जाएगा। तो इस वजह से क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो अल्फा पार्टिकल कभी भी जाके न्यूक्लियस के साथ टकरा नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, वाई डू हैवियर एलिमेंट रिक्वायर मोर न्यूट्रॉन इन ऑर्डर टू मेंटेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि वो आपके पास ब्रेक डाउन नहीं होंगे। ब्रेक डाउन ना होने के लिए ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आपको पता है कि जो प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो न्यूट्रॉन होते हैं उनका आपस में जो रिलेशन होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं विद अ फोर्स। लेकिन जो प्रोटॉन और प्रोटॉन है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं विद सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से आपके पास प्रोटॉन के ज़्यादा होने से एटम जल्दी ब्रेक हो जाता है। लेकिन अगर न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होने की वजह से वो रिपल्सिव फोर्स पर हैवी हो जाते हैं और आपके पास जो आपका एटम होता है वो ज़्यादा क्या होता है? स्टेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, एन अल्फा पार्टिकल हैज़ ट्वाइस द चार्ज ऑफ बीटा पार्टिकल। एक अल्फा पार्टिकल बीटा से डबल चार्ज होता है। वाई डज द फॉर्मर डिफ्लेक्ट लेस देन लेटर व्हेन पासिंग बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। फॉर्मर का मतलब है अल्फा पार्टिकल क्यों डिफ्लेक्ट कम होता है बीटा पार्टिकल की निस्बत जब उनको हम चार्ज प्लेट्स में से गुजारते हैं, अज्यूमिंग दे बोथ हैव द सेम स्पीड। आपने अज्यूम ये करना है दोनों की स्पीड बराबर है। जब हमारे पास अल्फा पार्टिकल का जो आपके पास डिफ्लेक्शन है वो कम क्यों है बीटा पार्टिकल से? उसकी वजह कि आपके पास जब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगी आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल टू क्यू ई और सेंट्रीपिटल फोर्स FC इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब ये दोनों फोर्सेस इक्वल ले लें तो क्यू ई इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो जो मेरे पास आर है यानी जो डिफ्लेक्शन है वो बराबर आ जाएगी एम वी स्क्वायर बाई क्यू ई के बराबर। अगर मैं जो ऊपर वाला m है वो नीचे ले जाऊं तो मेरे पास आ जाएगा वी स्क्वायर बाई क्यू बाई एम ई। अब वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है क्योंकि दोनों की बराबर स्पीड है, ई कॉन्स्टेंट है, दोनों एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारे जा रहे हैं। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर क्यू बाई एम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि चार्ज टू मैस रेशो जिसकी ज़्यादा होगी उसकी जो वो है डिफ्लेक्शन है वो कम होगी और जिसकी चार्ज टू मैस रेशो कम होगी उसकी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी। अब ये तो हमें पता है कि जो अल्फा पार्टिकल है वो आपके पास उसका जो चार्ज है वो बीटा पार्टिकल से डबल है। बीटा पार्टिकल से डबल है तो उसकी चार्ज टू मैस रेशो क्या होगी? ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से उसकी डिफ्लेक्शन क्या होगी? कम होगी। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एलिमेंट X हैव सेवरल आइसोटोप्स। एक एलिमेंट है जिसके बहुत सारे आइसोटोप्स हैं। व्हाट डू दीज आइसोटोप्स हैव इन कॉमन। इनके अंदर कॉमन क्या चीज़ है और ये डिफर कैसे करते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है? सबसे पहले कॉमन कि आपके पास दोनों के नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है या हम एटॉमिक नंबर कह सकते हैं उसको, और इनकी जो आपके पास केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है। डिफरेंस ये होता है कि इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में फ़र्क होता है, जिसे हम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। एटॉमिक मास में फ़र्क होता है किसकी वजह से? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से, क्योंकि प्रोटॉन सेम होते हैं। और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपके पास डिफरेंट होती है। हर जो आपके पास आइसोटोप होता है उसकी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और इनमें से कुछ आइसोटोप स्टेबल होते हैं और कुछ अनस्टेबल होते हैं। जैसे कार्बन 14 स्टेबल आइसोटोप्स है और कार्बन 12 स्टेबल आइसोटोप्स है और कार्बन 14 अनस्टेबल आइसोटोप है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन द न्यूक्लियस? Rn 22286। 222 अटोमिक नंबर है, सॉरी मैस है आपके पास और 86 एटॉमिक नंबर है।
आपने इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बताने हैं, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स, इसमें कितने ही न्यूट्रॉन्स हैं, एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द न्यूट्रल एटम, और न्यूट्रल एटम में कितने नंबर ऑफ आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो बराबर होता है एटॉमिक नंबर के, और एटॉमिक नंबर आपके पास 86 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर आ जाएंगे 86 के। इसी तरह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हो तो आप क्या करेंगे, एटॉमिक मास में से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर दें, क्योंकि एटॉमिक मास होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो 222 माइनस 86 तो वो आ जाएंगे 136। एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों किसके बराबर हैं 86 के। क्वेश्चन नंबर 6 में दिखा हुआ है कि आपके पास एक एटम है जिसके एटॉमिक जो मास है वो है 226, हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 1600 ईयर। आपने फाइंड करना है व्हाट फ्रैक्शन रिमेन आफ्टर 4800 ईयर्स, कितना फ्रैक्शन यानी कितनी अमाउंट रह जाएगी 4800 ईयर्स के बाद, और दूसरा आपने पता करना है कि हाउ मैनी हाफ लाइफ डज इट हैव इन 9600 ईयर्स, 9600 ईयर्स में कितनी हाफ लाइफ इसकी गुजर जाएंगी, यानी कितनी दफ़ा ये अपनी अमाउंट को क्या करेगा, हाफ करेगा। हाफ लाइफ जो है वो मेरे पास T1 है और वो मेरे पास बराबर है 1600 ईयर्स के। अब वर्ड फ्रैक्शन, सबसे पहले फ्रैक्शन फाइंड करते हैं, कितनी रह जाएगी उसको मैं कैपिटल एन से डिनोट करता हूँ, और जो मेरे पास टोटल टाइम है वो कितना है 4800 ईयर्स। नंबर ऑफ हाफ लाइफ मैं ये सबसे पहले फाइंड करता हूँ कि कितनी हाफ लाइफ गुजरेंगी, तो हाफ लाइफ का फार्मूला एन इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई टी 1/2, 1/2 जो है वो बराबर है 1600 के, यानी हाफ लाइफ को उन्होंने 1/2 से शो किया हुआ है, जो ऊपर हाफ लाइफ इज इक्वल टू T1 लिखा हुआ है। तो 4800 को जब हम 1600 से डिवाइड करेंगे जो उसकी हाफ लाइफ है, तो 3 दफ़ा यानी वो अपनी अमाउंट को क्या करेगा, हाफ करेगा। अब एन नॉट अगर मैं उसकी इनिशियल अमाउंट ले लूँ तो अब उसकी कितनी अमाउंट रह गई है वो फाइंड करने के लिए एन बराबर आ जाएगा एन नॉट डिवाइडेड बाई 2 पावर एन, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। 2 पावर एन का मतलब है एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, कितनी हाफ लाइफ उसने गुजारी है, तो उसकी हाफ लाइफ गुजरी है 3, तो 2 पावर 3 और वो आ जाएगा 8, यानी अब जो आपके पास उसकी कितनी अमाउंट रह जाएगी 1/8, यानी पहले अगर वो 100 था तो 1/8 टाइम 100 अब उसकी अमाउंट रह गई है। अब इसका पार्ट बी है आपके पास, हाउ मैनी हाफ लाइफ डज इट हैव इन 9600 ईयर, 9600 ईयर में उसने कितनी हाफ लाइफ गुजारी है, तो सेम आपके पास फार्मूला एन इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई टी 1/2, टी इस बार आपके पास 9600 ईयर्स है और टी 1/2 यानी हाफ लाइफ ईयर कितने हैं 1600 ईयर, तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो 6 हाफ लाइफ आएगा, यानी 6 दफ़ा वो अपनी हाफ लाइफ क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, रेडियम has a half-life of 1600 years. If the universe was formed 5 billion or more year ago, why is there any radium left now? आपके पास क्वेश्चन ये है कि रेडियम की जो हाफ लाइफ है वो 1600 साल है और अर्थ को 5 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं बने हुए, या इससे भी पहले, तो अभी तक रेडियम दुनिया पर मौजूद कैसे है? तो इसका आंसर ये है कि जो हाफ लाइफ डिके है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, n इज इक्वल टू एन नॉट ई माइनस लेमडा टी। इस इक्वेशन से अगर मैं नोट करूं तो रेडियम फिर भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि कभी भी ये आंसर ज़ीरो नहीं आएगा, कभी कंप्लीटली डिके नहीं होगा, कभी भी कोई भी चीज़ दुनिया के अंदर जो मौजूद है वो मौजूद रहेगी, कभी भी कंप्लीटली डिके नहीं करेगी, अनलेस कि आपके पास आंसर क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए, यानी दुनिया को इनफाइनाइट टाइम गुजरेगा तो दुनिया की एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज फिजन रिएक्शन टू जनरेट स्टीम टू रन स्टीम टरबाइन जनरेटर, हाउ डज द न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोड्यूस हीट, न्यूक्लियर रिएक्शन हीट कैसे प्रोड्यूस करता है। ये क्वेश्चन ये है कि आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके अंदर स्टीम इंजन को यूज़ करके स्टीम टरबाइंस को मूव कराया जाता है, लेकिन ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, जब फ्यूजन रिएक्शन होता है तो आपके पास हैवी न्यूक्लियस टूटता है और छोटे न्यूक्लियाई बनते हैं, छोटे न्यूक्लियाई को हम कहते हैं फ्यूजन फ्रैगमेंट। ये जो फ्यूजन फ्रैगमेंट होते हैं ये बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी से मूव करते हैं और ये कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ और मॉडरेटर के साथ, और जब ये मॉडरेटर और उसके साथ कोलाइड करते हैं तो वहाँ पे जनरेट होती है हीट, और फिर इस हीट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है हीट एक्सचेंजर के अंदर, और वहाँ पे जाके ये कन्वर्ट करते हैं वाटर को स्टीम के अंदर, जिसकी मदद से स्टीम टरबाइन को मूव कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9,
what factors make a fusion reaction difficult to achieve? फ्यूजन रिएक्शन होता क्या है? फ्यूजन रिएक्शन ये होता है कि दो छोटे एटम कंबाइन होकर एक बड़ा एटम बनाते हैं। तो आपके पास इसको डिफ़िकल्ट अचीवमेंट क्या है इसके अंदर, क्यों ये अचीव नहीं किया जा सकता? इसकी वजह यह है कि ये एक हाई स्पीड है। हाई स्पीड यानी हाई स्पीड का मतलब ये है कि बहुत बड़ी फोर्स ऑफ रिपल्जन को ओवरकम करके दो एटम्स को करीब लाया जाता है, और दो एटम को करीब लाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी और हाई स्पीड से मूव कराया जाता है, और बहुत ज़्यादा एनर्जी और हाई स्पीड देना मुश्किल होता है। दूसरा, हाई टेम्परेचर। एक फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए आपको एक फ्यूजन रिएक्शन पहले कराना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए 10 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास क्या होना चाहिए? टेम्परेचर होना चाहिए। अब इतना टेम्परेचर आपको जनरेट करना बगैर एक फ्यूजन रिएक्शन के इम्पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्यूजन। सबसे पहले सिमिलैरिटीज बताते हैं, तो ये दोनों न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। दूसरा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं, यानी आपके पास एक्सोथर्मिक है ये आपके पास। तीसरा, इन बोथ रिएक्शन एनर्जी रिलीज अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन। चौथा, एक्सोथर्मिक जो मैंने पहले बता दिया। और इसके बाद पांचवा जो है ये आपके पास न्यूक्लियर बम बनाने में यूज़ होते हैं। डिफरेंसेस क्या क्या है? डिफरेंसेस ये हैं कि एक के अंदर हैवी न्यूक्लियाई टूटता है और दो छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, और दूसरे के अंदर दो छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। एक के अंदर जो रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ होते हैं, और दूसरे के अंदर आपके पास कोई भी रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स नहीं बनते। तीसरा, फ्यूजन रिएक्शन नीड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। फ्यूजन रिएक्शन के लिए बहुत थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसको स्टार्ट करने के लिए, जबकि फ्यूजन रिएक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। फ्यूजन रिएक्शन इज कंट्रोल रिएक्शन, ये कंट्रोल रिएक्शन होता है, जबकि फ्यूजन रिएक्शन आपके पास अनकंट्रोल होता है, ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 11, इन व्हाट वेज द टाइम कांस्टेंट सी आर सिमिलर टू एंड डिफरेंट फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट और एक रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ। पहले हम रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट के साथ इसकी सिमिलरिटीज देखते हैं। दोनों आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं, कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं। एक आपके पास डिके भी कांस्टेंट क्वांटिटी है और आर सी भी कांस्टेंट क्वांटिटी है। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द रेशियो ऑफ चार्ज डिके एंड द डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये ऊपर वाली बात ही दोबारा रिपीट हुई है कि आपके पास इनको कोई भी टाइम इंटरवल ले लिया जाए, आंसर आपके पास कांस्टेंट ही आएगा। डिफरेंस क्या क्या है? एक जो डिके कांस्टेंट है वो है डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स, और जो टाइम कांस्टेंट है जिसको हम आर सी से डिनोट करते हैं वो है कि आपके पास एक कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर है वो कितनी देर में वहाँ से खारिज हो जाएगा। दूसरा, डिके रेट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय केमिकल एंड फिजिकल चेंज। डिके रेट केमिकल या फिजिकल चेंज पे से अफेक्टिव नहीं होता, जबकि आपके पास टाइम कांस्टेंट जो रेजिस्टेंस की होती है और कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो चेंज करने से चेंज हो जाता है। तीसरी चीज़, एक की जो यूनिट है वो है सेकंड, टाइम कांस्टेंट की यूनिट है वो है सेकंड, और डिके कांस्टेंट की जो यूनिट है वो है पर सेकंड। पार्ट बी, रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ और टाइम कांस्टेंट की सिमिलरिटीज। आपके पास दोनों की यूनिट और दोनों की डायमेंशन सेम है। दूसरी सिमिलरिटी इनके दरमियान कि ये एक फार्मूले के ज़रिए एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, जैसा कि आपके पास लिखा हुआ है T1/2 इज इक्वल टू 0.693 RC, और बोथ यानी दोनों का जो रिप्रेजेंटेशन किसी को कर रहे होता है डिके प्रोसेस को, यानी आपके पास चीज़ का खारिज होना है। अब इनमें डिफरेंसेस क्या है? रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं उनकी हाफ लाइफ कभी भी चेंज नहीं होती, जबकि आपके पास आर सी यानी जो आपके पास टाइम डिके है या टाइम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को हम आर और सी की वैल्यू को चेंज करके चेंज कर सकते हैं। दूसरा, रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड करंट। जो उनका डिस्चार्ज हो रहा है कैपेसिटर में से वो कहलाता है करंट, और रेट ऑफ डिके इज कॉल्ड एक्टिविटी। ये जो रेट ऑफ डिके है यानी हाफ लाइफ जो है ये एक एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट हैपन टू द एटॉमिक नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस दैट एमिट गामा रे फोटोन।
और क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी तरह का है, व्हाट हैपन टू इट मैथ, इसके मैथ्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि गैमा रे है क्या चीज़ है। गैमा रे एक आपके पास न्यूट्रल चीज़ है। न्यूट्रल चीज़ का मतलब है कि एक फोटोन है, और उस फोटोन के रिलीज होने से ना ही आपके पास एटॉमिक नंबर पे इफेक्ट पड़ता है, ना ही एटॉमिक मास पे इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर से जो फोटोन एमिट होता है, जिसको हम गैमा रे कहते हैं, वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है और उसका कोई मास नहीं होता। तो ना ही मैथ के वो एटॉमिक नंबर पे इफेक्ट पड़ेगा, ना ही मैथ नंबर पे इफेक्ट पड़ेगा। जब आपके पास न्यूक्लियस डी एक्साइट होता है तो वो एक मैथलेस एनर्जी रिलीज करता है, जिसको क्या कहा जाता है, गैमा रे। क्वेश्चन नंबर 14, explain why neutron activated nuclides tend to decay by negative beta particle rather than positive beta particle। आपके पास जो न्यूट्रॉन्स एक्टिवेट होते हैं न्यूक्लियाइड्स के अंदर, वो बीटा पार्टिकल, नेगेटिव बीटा पार्टिकल क्यों एमिट करते हैं, पॉजिटिव बीटा पार्टिकल क्यों एमिट नहीं करते। ऐसे एटम्स जिनके अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो 1 के बराबर होती है, वो स्टेबल कहलाते हैं। और ऐसे एटम जिनके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, सॉरी, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो ग्रेटर या लेस देन 1 होती है, तो वो आपके पास अनस्टेबल होते हैं। इसी तरह जब आपके पास उनको स्टेबल करने के लिए ऐसे एटम जिनके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती है, वो जब एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट करते हैं, यानी उसमें से नेगेटिव बीटा पार्टिकल अमर्ज होता है, तो वहाँ पे एक प्रोटॉन इंक्रीज हो जाता है। प्रोटॉन इंक्रीज कैसे होता है? जब नेगेटिव बीटा पार्टिकल एक न्यूट्रॉन में से निकलता है तो वो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन के अंदर, और वहाँ पे जो उनकी रेशो होती है वो आपके पास क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो 1 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस वजह से जो आपके पास न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड न्यूक्लियाइड्स होते हैं, वो डिके करते हैं नेगेटिव बीटा पार्टिकल, ताकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15, वाई आर लार्ज न्यूक्लियाई अनस्टेबल। इसकी दो वजूहत हैं लार्ज न्यूक्लियर के अनस्टेबल होने की वजह से। पहली वजह ये कि हैवी न्यूक्लियाई जो होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपके पास शुरू में इंक्रीज होती है इनिशली, जब हम हाइड्रोजन से ऑनवर्ड जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं, 62 पर जाकर ये मैक्सिमम हो जाती है, जो कि एलिमेंट कौन सा है, निकल एलिमेंट। उसके बाद दोबारा ये डिक्रीज होने लग जाती है, और इसकी वजह से जो हैवी न्यूक्लियर आपके पास क्या होते जाएंगे, अनस्टेबल होते जाएंगे। दूसरी बड़ी वजह ये है कि हैवी न्यूक्लियर के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन को एक जगह पर इकट्ठा किया जाए तो उनके दरमियान कूलम फोर्स ऑफ रिपल्जन बढ़ जाएगी। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ फोर्सेस यानी रिपल्सिव फोर्स उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा होने की वजह से आपके पास आपके एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल होने की वजह से क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस दैट एमिट एन इलेक्ट्रॉन। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन एमिट करता है तो क्या होता है, अंडर गोज इलेक्ट्रॉन कैप्चर, यानी इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होगा तो क्या होगा, एमिट एन अल्फा पार्टिकल। अगर वो अल्फा पार्टिकल एमिट करता है तो क्या होगा, सबसे पहले अगर वो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है और मेरा जो एटम है उसको मैंने एक्स नाम दिया है, उसका एटॉमिक नंबर z है और एटॉमिक मास a है, तो उसके मास नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा z+1 के साथ। क्यों? क्योंकि बीटा जो आपके पास बीटा लिखा हुआ है जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसमें आपके पास -1 होता है, और उसका जो चार्ज नंबर है वो -1 है, और जो उसका एटॉमिक मास है वो है 0, और उसके साथ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अगर वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने का मतलब है एडिशन होती है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की, तो बीटा पार्टिकल ऐड अप होने से क्या होगा, जो उसका एटॉमिक मास है उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, z-1। और अगर वो अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, अल्फा पार्टिकल का हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल में 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और 2 ही नंबर ऑफ आपके पास न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसका एटॉमिक मास 4 होता है और एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो आपके पास एटम में से अगर हीलियम न्यूक्लियाई जिसे हम कहते हैं, यानी अल्फा पार्टिकल, वो निकल जाए तो उसका जो एटॉमिक नंबर है
उसमें से आपके पास माइनस हो जाएगा 2 और एटॉमिक जो मास है उसमें से माइनस हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी अल्फा डिके अकर इन द डिके ऑफ थोरियम 228 इनटू प्लैटिनम 212। जो मैथ नंबर है आपके पास थोरियम का वो 228 है और जो मैथ नंबर है प्लैटिनम का वो है 212। अब हर बार जब अल्फा पार्टिकल डिके होता है तो मैथ नंबर में से 4 माइनस करते हैं। क्यों? क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 4 चीज़ें निकलती हैं, तो मैथ कितना हो गया 4, 4 टाइम्स, तो 4 हम माइनस करते जाएंगे। तो a बराबर आ जाएगा a डैश प्लस 4n के, और 4n बराबर आ जाएगा a माइनस a डैश, और n बराबर आ जाएगा a माइनस a डैश बाय 4। अब n इज इक्वल टू मैथ नंबर ऑफ थोरियम 228 माइनस मैथ नंबर ऑफ प्लैटिनम 212 डिवाइडेड बाय 4, तो इसका आंसर आता है 4। यानी अगर 4 अल्फा पार्टिकल्स डिके करते हैं थोरियम में से तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्लैटिनम में। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ कलर फोर्स? कलर फोर्स क्या होती है? जो हमारे पास कॉर्क्स होते हैं उनके लिए हम 3 कलर यूज़ करते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये एक्चुअल कलर नहीं होते, ये सिर्फ उनको नाम दिया गया। और एंटी कॉर्क के लिए हम यूज़ करते हैं एंटी रेड, एंटी ग्रीन और एंटी ब्लू। जो फोर्स इनके दरमियान में होती है, जो इनके दरमियान एग्जिस्ट करती है कॉर्क के दरमियान, जो इनको आपस में एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है, उस फोर्स को हम नाम देते हैं कलर फोर्स का।